अभी तक हमने जाना कि सोवियत संघ में किस प्रकार का समाजवाद था और समाजवाद की कौन सी कमियां थी जिसके कारण कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब देखेंगे कि जो गोर्बाचेव जो तत्कालीन सोवियत संघ के महासचिव थे, उनकी जो है नीतियाँ थी, उसके कारण भी जो है इस सोवियत संघ के विघटन को हवा मिली थी। तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के ने जो है और विघटन में उनकी क्या नीतियाँ किस प्रकार से अपना अपना रोल निभाती है, अपनी भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। ठीक है, वो तो सुधारने की बात कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव, बेसिकली उसको सुधारने की। लेकिन वो क्या कारण रह गई थी, इनकी नीतियों के कारण भी जो यहाँ जिस तरह ये सोवियत संघ को सुधारना चाहते थे, उल्टा उस लेकिन होता उसका उल्टा है कि उनकी नीतियों के कारण ही ये सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो उसकी नीतियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इनको सुधारने की कोशिश की। वे 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, तो वो अब क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसको लोकतांत्रिक रूप देने की बात करते हैं और वो सुधार करने का फैसला करते हैं। ठीक है, तो वो लोकतंत्र लाना चाहते थे कहीं जो समाजवाद में। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं उसके सुधार का क्या परिणाम रहता है। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि देशों की जो सोवियत संघ के अंडर में जो देश थे, सोवियत संघ के अधीन जो देश थे, देश की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि सोवियत संघ के जो अंडर में जितने भी देश होते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी संप्रभु राष्ट्र बने। तो वो क्या करते हैं, वो सोवियत संघ का जो है एक तरफ से विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ठीक है, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें एक बार फिर गिर गई। ठीक है, अब जो पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार थी वो गिर गई और वो अपने हिसाब से अपने देश में अपने हिसाब से शासन लगाने की बात करने लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोग ठीक है, फिर गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, एक तो धीरे धीरे जो देश थे सोवियत संघ के अधीन जो देश थे, वो एक सोवियत संघ को का विरोध कर रहे थे, वो अपनी अलग से सरकार बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत संघ जो गोर्बाचेव जो अपना सुधार करना चाहते थे, लोकतंत्र लाना चाहते थे समाजवाद में, उसका भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो काफ़ी हद तक विरोध करते हैं। ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में रहे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ और जब तक कि जनता को स्वतंत्रता का ठीक है और कम्युनिस्ट पार्टी के जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक कि जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो वो पुराना जो शासन था, समाजवादी शासन था, उसमें वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समाजवाद में जो जनता का शोषण होता है, क्योंकि जनता को जो है अपने हिसाब से आवाज़ उठाने का कोई मौका नहीं मिलता है। जो सत्ता होती है वो उनकी आवाज़ को दबा देती है। ठीक है, तो येल्त्सिन ने इस तख्तापटल के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। येल्त्सिन जो कह सकते हैं कि वो एक तरह से नायक के रूप में उभरे सोवियत संघ के विघटन में। येल्त्सिन ने सोवियत संघ का जो समाजवादी सरकार थी उसका पुरजोर और कम्युनिस्ट पार्टी का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। ठीक है, और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है, सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। जो गणराज्य थे, जो मध्य एशियाई देश, जो पूर्वी यूरोपीय देश थे, वो अब अपने हिसाब से सत्ता चलाने के लिए सारी शक्तियाँ अपने अधीन कर ली और वो सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। मध्य एशिया ठीक है, वे सोवियत ठीक है, मध्य एशियाई देश जो गरीब थे वो अपने ये स्वतंत्रता की मांग नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो गरीब राष्ट्र थे, उनको सोवियत संघ द्वारा फायदा हो रहा था। तो वो उन्होंने सोवियत संघ के साथ रहना ही अच्छा समझा। लेकिन 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी 1991 में। जो येल्त्सिन की सरकार बनने के बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, 3 बड़े देश थे जिन्होंने कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। उसके बाद देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। परिवर्तित सोवियत गणराज्यों
गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना दिया। जो भी जो सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्र थे उन्होंने जो है पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। ठीक है, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यजनक होने वाला था। ठीक है, क्योंकि मध्य एशियाई देश तो चाहते नहीं थे कि वो सोवियत संघ से अलग हो जाएं। ठीक है, तो और जब स्वतंत्र राष्ट्रों का जो ये राष्ट्रकूट बनता है, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट में उनको शामिल नहीं किया जाता, तो उनको एक धक्का लगता है कि वो तो सोवियत संघ के साथ जुड़ा रहना चाहते थे, रूस के साथ जुड़े रहना चाहते थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया। बाद में फिर इनके विरोध के कारण फिर इनको जो है इनका संस्थापक सदस्य बनाया गया। ठीक है, इस राष्ट्रकुल का जो ये देश थे मध्य एशियाई देश, इनको इनका संस्थापक सदस्य बनाया गया। ठीक है, उसी जो रूस जो होता है उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट दी गई। जो सोवियत संघ की जो सीट थी सुरक्षा परिषद में उसको उसकी जगह रूस ने उसका स्थान ले लिया क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कि समाजवाद, अभी हमने देखा कि समाजवाद की कमियां क्या थी, गार्बेचियो की नीतियां और इन दोनों के कारण विघटन कैसे हुआ। अब जो पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों को मिला के देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विघटन क्यों हुआ। ठीक है, एक बड़ी महाशक्ति थी रूस जो कि अचानक कैसे बिखर गई, ये हमारे जहन में सवाल आता है कि इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी ये कैसे। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। ठीक है, जो लोगों की आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर सकी थी। जो सपना समाजवाद को लेके रूस ने देखा था उसका जो है किसी भी प्रकार से ये जो फुलफिल नहीं कर पाई थी और पूर्ण नहीं कर। इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी गतिरुद्ध रही। एक आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो जो है राज्य व्यवस्था को सख्त की नज़र से जब भी हम देखते हैं कि कहीं भी देश की अर्थव्यवस्था रुक जाती है, अर्थव्यवस्था में जो गति होगी वो मंद पड़ जाती है, तो जो देश होते हैं वो जो अपनी सरकार होती है तत्कालीन सरकार के खिलाफ या उसके खिलाफ उनमें आक्रोश आ जाता है कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर क्यों हो रही है। ठीक है, उसे शक की निगाह से कहीं कहीं यहाँ सरकार घोटाला कर रही है ऐसा लोगों को लगने लगता है, तो उसको शक की निगाह से देखने लगती है। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस समाजवादी व्यवस्था में गतिरोध आया क्यों। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश उपयोग जो है परमाणु हथियार और सैन्य समाज पर जो खर्च किया था। ठीक है, अब जो ना भी जो अर्थव्यवस्था को जो पैसा आता था उसको सैन्य सामान और परमाणु हथियार बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो अमेरिका से जो है प्रतिद्वंदिता करती रही है सोवियत संघ की सरकार। इसके कारण से वो अमेरिका से आगे निकालने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा अस्त्रों पर जोर देती थी, परमाणु हथियारों पर जोर देती थी। एक कारण तो ये रहा कि वो सारा का सारा जो खर्चा होता है वो परमाणु हथियारों पे हो जाता है पिछले कुछ। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिमी एशियाई देश थे यानी कि मध्य एशियाई देश थे उन पे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की, क्योंकि वो गरीब राष्ट्र थे तो उन पर ज़्यादा से खर्च किया गया, उनको विकसित करने का काम किया गया। तो इस कारण से जो बहुत सारा पैसा वहाँ पे चला गया, तो जो रूस की अंदरूनी लोग थे, रूस के जो अपने लोग थे वो अपनी सरकार को उन्हें वहाँ पे विकास नहीं हो पाता, अपने लोग ही रूसी उस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, आगे जाके देखते हैं कि पश्चिम मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ती है। ठीक है, जो पश्चिम के जो देश होते हैं, पश्चिमी यूरोप के देश होते हैं, अमेरिका के जो देश होते हैं, वो जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण लगातार अमीर होते जा रहे थे, तो उस कारण से भी जो है समाजवाद की जो रूस की जो अवधारणा पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और एक तरफ से उनको पूरा नॉलेज हो गया था कि पूंजीवाद समाजवाद से बेहतर उनको ये लगने लगा था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक के रूप से धक्का लगा था। जो समाजवाद एक तरफ से कह सकते हैं कि समाजवाद पूरी तरह से विफल हो गया था, जिसके कारण कि इस पिछड़ेपन को लोग पहचान गए थे और वो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उनको क्षति पहुंची थी, इसको जान के कि हम जो है पूंजीवाद से पिछड़ गए हैं। ठीक है, हमारा देश पिछड़ गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के 70 सालों का शासन किया अब, और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाब दे नहीं रही। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो है सोवियत संघ पे शासन कर रही थी, अब वो भी जनता के प्रति इतनी जवाबदेह नहीं रहेगी कि इतना लंबा शासन के बाद जब है एक सरकार की जवाबदेही में कमी आना तो लाजमी था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि
अब देखते हैं कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों में ज़्यादा विशेषाधिकार अधिकार मिले हुए थे। तो पार्टी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो आला कमान थे, सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। वो जो है जनता का एक तरफ से कह सकते हैं कि शोषण की यानी कि जनता को एक जो है अलग नज़र से देखते थे। यानी कि कहने का मतलब कि जनता को उतना सम्मान नहीं मिलता था और जो है अधिकारियों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। इस कारण से भी एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों में आक्रोश पनपा। ठीक है, अब देखते हैं कि गार्बोचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे, लेकिन गार्बोचेव तो सुधार कर रहे थे। लोग वो जो चाहते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के रहती की ही जो है कह सकते हैं कि सुधार करने की, लोकतांत्रिकरण लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब भी जो है सुधार करने की प्रक्रिया के दौरान भी ऐसा क्या हुआ कि जो है लोग यानी कि कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि सुधार करने के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि गोर्बाचेव ने ठीक है, क्योंकि गार्बोचेव जो सुधार कर रहे थे वो बहुत ही मंद गति से कर रहे थे। मंद गति से कारण कर जो है गार्बोचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील तो थी, लेकिन लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा का ज्वार उमड़ा। ठीक है, लोगों की आकांक्षा और जो उनकी अपेक्षा थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि हमें भी जल्दी से जल्दी एक तरह से इस व्यवस्था से, समाजवादी व्यवस्था से छुटकारा मिले और हम भी अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो इस कारण से उनमें अपेक्षा और आकांक्षाओं का ज्वार उमड़ा और फिर कहते गार्बोचेव ने ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने, ये भी उनके ऊपर आरोप लगा कि आप ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने, इतने धीरे धीरे आप अगर करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप इतना धीरे कार्य करोगे तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ के फायदे में थे वे इस विचार के ठीक विपरीत में थे। ठीक है, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो तो शुरू से ही जो है गार्बोचेव की नीतियों का विरोध ही कर रहे थे। तो एक तरफ जनता विरोधी हो गई थी, एक दिन अपनी ही पार्टी के लोग विरोधी हो गए थे। तो जाहिर सी बात है गार्बोचेव को कहीं से समर्थन नहीं मिलता और गार्बोचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बढ़ गया। इस कारण से जो है सोवियत संघ का विघटन होता है। एक घटना वो भी थी कि यह घटना थी कि राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा के उभार की, लोगों में अब राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना भी जाग गई थी। ठीक है, जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 जो देश थे, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, और उसके बाद यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे बड़े देश जो थे, उनमें कह सकते हैं कि उनमें भी अपनी उनके देश के लोगों को भी राष्ट्रीयता और संप्रभुता का भावों का उभार होने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सोवियत संघ के अधीन रहे। उनमें उनकी विदेश नीतियों में किसी तरह का सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो, वो भी अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे। तो इस कारण से जाहिर सी बात है कि वो भी जो है सोवियत संघ का विरोध करने लगे। ठीक है, इस प्रकार तो न चाहते हुए भी आखिरकार जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। गार्बोचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को एक सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण, एक तरफ जो गार्बोचेव सुधार करना चाहते हैं उसमें लोगों को एक अलग जो है राष्ट्रवाद की भावना भरी, उन लोगों में लोकतंत्र की भावना भरी, और वो लोकतंत्र की भावना इतनी बढ़ गई कि गार्बोचेव भी उसको संभाल नहीं पाया और खुद गोर्बाचेव की सरकार ही जाती रही। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग ये सोचते थे कि सोवियत संघ की मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि वह गणराज्य रूस के से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े। सोचा तो ये जा रहा था कि जो पश्चिमी यानी कि मध्य एशियाई लोगों गणराज्य जो थे वो सोवियत संघ से अलग होंगे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है और उनकी जो नस्ली और धार्मिक भावनाएं हैं वो सोवियत संघ से अलग थी। तो मध्य एशियाई लोगों अलग होने की ज़्यादा उनमें अनुमान लगाए जा रहे थे कि मध्य एशियाई देश जो हैं वो रूस के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र सबसे प्रबल नजर आए। यानी कि रूस से अलग होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र के ने प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि मध्य एशियाई देश तो इनके साथ रहने की बात करने लगे हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद आगे मध्य एशियाई लोगों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो जो उनके विकास के अवसर दिख रहे थे सोवियत संघ के साथ चलने में वो भी ख़त्म होने। अब विघटन की क्या परिणतियाँ रही और उसके बाद कैसे जो है सोवियत संघ को सुधारा गया, रूस को सुधारा गया, बाकी सब देशों को सुधारा गया, उसकी आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।